आज की इस वीडियो में हम मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या MIRR के बारे में जानेंगे कि MIRR क्या है और ऑर्गेनाइजेशन में इसको क्यों और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी शामिल है और मॉडिफाई मतलब थोड़ी सी तब्दीली के साथ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को मॉडिफाई किया गया है, चेंज किया गया है। और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न या IRR को हमने ये पढ़ा था कि IRR एक ऐसा रेट होता है जिसके ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू या जो NPV है वो 0 होती है। और IRR को पॉजिटिव कैश फ्यूचर कैश फ्लोज की बेसिस पे IRR को कैलकुलेट किया जाता था और अगर ये पॉजिटिव फ्यूचर कैश फ्लोज में थोड़ा सा भी चेंज होता था तो IRR के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस निकलते थे। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए मल्टीपल सॉल्यूशंस निकलते थे और मल्टीपल सॉल्यूशन का मतलब है कि IRR डिफरेंट IRR निकलते थे, एक से ज्यादा IRR निकलते थे एक ही प्रोजेक्ट के लिए, जो कि डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। वो किस तरह के, अगर एक प्रोजेक्ट के लिए एक से ज्यादा IRR निकलेंगे, एक से ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न निकलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन उसमें डिसीजन मेकिंग सही तरीके से नहीं कर सकेगी। इसलिए फिर मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को इंट्रोड्यूस करवाया गया। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बेसिकली इकोनॉमिक यील्ड है या रिटर्न है किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर और इसको एक छोटी सी चेंज के साथ किस तरह किया गया है कि जो कैश सरप्लस होंगे, जो पैसे बच जाएंगे प्रोजेक्ट से, उसको री इन्वेस्ट किया जाएगा कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। जबकि IRR में हमने ये पढ़ा था कि जो कैश सरप्लस होंगे उनको री इन्वेस्ट भी IRR पे ही किया जाएगा। तो री इन्वेस्ट IRR करने से ऑर्गेनाइजेशन का जो बेनिफिट है वो ऑर्गेनाइजेशन को नहीं होता, क्योंकि एक ही रेट ऑफ रिटर्न बार बार कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं लेती। तो यहां पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे दोबारा से री इन्वेस्ट किया जाएगा। एक एजम्पशन जो है वो MIRR में ये ऐड होगी जिसके थ्रू नया मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया जाएगा। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसा रेट होता है जो इन्वेस्टर्स कंपनी के कैपिटल पर रिक्वायर करते हैं, मांगते हैं। या फिर इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि ये कैपिटल पर वो कॉस्ट होती है जो कंपनी कैपिटल के ऊपर पे करती है। जिस तरह से यहां पे इन्वेस्टर्स ने रेट ऑफ रिटर्न कमाया था, मांगा था, ये रिक्वायर है, तो यहां पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। तो अब अगर बात की जाए कि मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को क्यों इंट्रोड्यूस कराया गया या ऑर्गेनाइजेशन उसको क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने पॉजिटिव कैश फ्लोज को री इन्वेस्ट करना होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन यहां पर MIRR का इस्तेमाल करती है। दूसरी जो रीजन है MIRR को इस्तेमाल करने की, ये MIRR की जरूरत क्यों पड़ी, वो ये थी कि इनिशियल आउटले को फाइनेंस किया जाएगा फाइनेंस कॉस्ट से। मतलब इसका फाइनेंस कॉस्ट का क्या मतलब हुआ कि कंपनी जो लोन लेगी, जो जिस पैसों से फाइनेंस करेगी प्रोजेक्ट पे जो पैसे लगाएंगे उस लोन के ऊपर कुछ कॉस्ट या कुछ इंटरेस्ट भी पे करेगी। तो इस फाइनेंस कॉस्ट को हम इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। तो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की ये दो रीजंस हैं कि पॉजिटिव कैश फ्लो को इन्वेस्ट किया जाएगा, री इन्वेस्ट किया जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, और इनिशियल आउटले को फाइनेंस किया जाएगा फाइनेंस कॉस्ट पे। उसके अलावा जो मेन रीजन है MIRR को इस्तेमाल करने की वो ये कि रैंक किया जाता है इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट को जो इन्वेस्टर ने लेना है। MIRR की बेसिस पे वो रैंक करके प्रोजेक्ट को ले सकते हैं या प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी है लियो कंपनी, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है और उस प्रोजेक्ट के लिए उसको चाहिए इनिशियल आउटले 195 मिलियन रुपीस का, और इस पर कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो है 12%, 12%। और इसी तरह से जो कैश फ्लोज आ रहे हैं कंपनी के पास वो कैश फ्लोज हैं ईयर 1 के लिए 121 मिलियन के, और ईयर 2 के लिए जो कैश फ्लोज आ रहे हैं वो आ रहे हैं 131 मिलियन रुपीस के। अब लियो कंपनी चाहती है कि वो MIRR या मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के थ्रू अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करे। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर लेते हैं लियो कंपनी के लिए। अब मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न क्या किस तरह से फाइंड किया जाएगा कि मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न या जो MIRR है वो इक्वल होता है टर्मिनल वैल्यूज ऑफ इनफ्लोज। ये जो इनफ्लो आ रहे हैं ईयर 1 और ईयर 2 के, ये पॉजिटिव इनफ्लोज हैं, इनके टर्मिनल वैल्यू मतलब इनकी फ्यूचर वैल्यू
डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ आउटफ्लो। ये जो इनिशियल आउटले है, ये आउटफ्लो है 195 मिलियन का, इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसकी आज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसको रेज टू पावर 1 डिवाइडेड बाय n करना है। n यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ ईयर्स के लिए कि कितने सालों के लिए ये प्रोजेक्ट है। इसको कैलकुलेट करने के बाद इस आंसर में ये जो आंसर आएगा इसमें से माइनस कर देना 1 को, तो MIRR या मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो टर्मिनल वैल्यूज ऑफ इनफ्लो है, इसको ये टर्मिनल वैल्यूज ऑफ इनफ्लो किस तरह से कैलकुलेट करनी है, किस पर कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन करें तो ये हमारे पास इस तरह कुछ आता है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ पॉजिटिव कैश फ्लोज, ये जो ईयर 1 और ईयर 2 के आए हैं, ये पॉजिटिव कैश फ्लोज, इनको इनकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, जो यहाँ पे हमारे एग्जांपल में 12% गिवन है। तो इसको फ्यूचर वैल्यू को 12% कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कैलकुलेट करना है और n 1 डिवाइडेड बाय n दिया हुआ है, n हमने कहा था नंबर ऑफ ईयर्स के लिए है। इसी तरह से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो का क्या मतलब था कि प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इनिशियल आउटले की और इनिशियल आउटले को मल्टीप्लाई करना है फाइनेंस कॉस्ट से। अगर फाइनेंस कॉस्ट गिवन है तब, वरना इनिशियल आउटले की प्रेजेंट वैल्यू, क्योंकि आज ये इन्वेस्ट किया गया है तो ये जो अमाउंट दी गई है इनिशियल आउटले की यही अमाउंट जो है ये प्रेजेंट वैल्यू भी है। तो आइए अब सबसे पहले क्या करते हैं कि फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव कैश फ्लोज की, और पॉजिटिव कैश फ्लोज 121 और 131 मिलियन रुपीस की हैं। और फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू का फैक्टर था वो था 1 प्लस आर रेज टू पावर n, जिसमें आर रेट ऑफ रिटर्न था और यहां हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को एज अ रेट ऑफ रिटर्न इस्तेमाल करना है। तो हम क्या करेंगे कि 1 प्लस 12% को हम 0.12 लिखते हैं, रेज टू पावर n, ये पहले साल का है। तो हमने दूसरे साल पर, क्योंकि प्रोजेक्ट दूसरे साल पे एंड होगा तो दूसरे साल के लिए निकालने हैं, तो नॉर्मली हम इसको n-1 कर लेते हैं। तो टोटल प्रोजेक्ट की लाइफ है 2 इयर्स और माइनस कर देंगे 1 को, तो ये हमारे पास जो n आएगा वो आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हम 2 - 1 का हमने कंसेप्ट समझ लिया, तो हम यहाँ पर सिर्फ लिख देते हैं 1, तो प्रेजेंट वैल्यू 1 पे आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट के लिए किस तरह फैक्टर बनेगा कि 1 प्लस 0.12 रेज टू पावर 0। वो क्यों? क्योंकि यहां पर अब जो प्रोजेक्ट की लाइफ है वो बच चुकी है 1 ईयर्स की और हम भी दूसरे साल पे हैं, तो ये 1 ईयर ही बच जाएगा। सॉरी, अब हम पहले साल पर आ चुके हैं, मतलब अब हमारे पास ये वाला जो साल है इसके फ्यूचर वैल्यू हम क्यों 0 लिख रहे हैं, क्योंकि ये अभी दूसरे साल ही है और इसी की दूसरे साल पर यही फ्यूचर वैल्यू होगी, इसलिए इसको रेज टू पावर 0 कर देंगे। और इसको हमने 1 इसलिए किया क्योंकि हमने 1 ईयर बैक जाना है, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए 1 ईयर जब बैक जाएंगे तो 1 साल की फ्यूचर वैल्यू निकलेगी। यहां पर इसलिए हमने 1 लिखा और 0 हमने लिखा क्योंकि अभी की यही वैल्यू है। तो फ्यूचर वैल्यू का कंसेप्ट हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं, लेकिन बस उसको एक दफा रिकॉल कर लिया। तो इस तरह से हम इसके फ्यूचर वैल्यू फैक्टर्स यहां पर कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि पहले साल के लिए आ जाएगा 1.21 और दूसरे साल के लिए 1 आ जाएगा। अब जब इन फैक्टर्स को इन पॉजिटिव कैश फ्लो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पहले साल के लिए आ जाएगा 135 रुपीज। जब इसकी फ्यूचर वैल्यू होगी तो 121 की बजाय 135 रुपीज मिलेंगे, और ये 131 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये एज इट इज 131 आ गया। इन दोनों का टोटल किया तो ये टोटल आ गया 266 मिलियन रुपीज का। तो यहाँ पे मतलब फ्यूचर वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास फ्यूचर वैल्यू आ गई 266, और प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें नहीं दी हुई फाइनेंस कॉस्ट, तो हम जो इनिशियल आउटले था वो कितने का था, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इनिशियल आउटले में 195 मिलियन का दिया हुआ था, तो इनिशियल आउटले को एज इट इज 195 मिलियन रुपीज कर देंगे। इसको रेज टू पावर कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय n और कर देंगे -1, और n में ये प्रोजेक्ट 2 साल का है, इसलिए हम n की जगह यहां पर क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम n की जगह 2 लिख सकते हैं। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये आ गया 16.79%, मतलब अगर इसको राउंड ऑफ करें तो ये 16.8 या 17% हम इसको कह सकते हैं। तो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 17% का कैलकुलेट हो गया।
तो अब इसका डिसीजन रूल क्या है कि अगर MIRR कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है, तो यहां पे हमने COC लिख दिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए, तो ये प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। या अगर फाइनेंस कॉस्ट दी गई है, जितने पैसों पर लोन लिया गया है उस पर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जगह अगर फाइनेंस कॉस्ट दी गई है, तो अगर MIRR, क्योंकि MIRR हमारे पास इकोनॉमिक रिटर्न होता है, तो अगर ये रिटर्न फाइनेंस कॉस्ट से ज्यादा होगा तब भी ऑर्गेनाइजेशन इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेगी। MIRR को इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशन को एक ये बेनिफिट होगा कि जब ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी प्रोजेक्ट के किसी भी टाइम में डिफरेंट पीरियड पे पॉजिटिव या नेगेटिव कैश फ्लोज आएंगे, तो प्रोजेक्ट का जो MIRR है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि IRR में वो चेंज हो जाता था। तो इसकी मॉडिफिकेशन के साथ एक ये बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को। उसके अलावा IRR जो था वो एक रियलिस्टिक पिक्चर नहीं दिखाता था फ्यूचर कैश फ्लोज की, जबकि MIRR के थ्रू एक रियलिस्टिक पिक्चर पता चल जाएगी कि फ्यूचर कैश फ्लोज की क्या है। उसके अलावा MIRR और IRR के ऊपर क्या बेनिफिट है कि IRR ओवरस्टेट करता था प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट, लेकिन यहां पर MIRR के थ्रू जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ओवरस्टेट नहीं होगी। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को क्यों इस्तेमाल करती है, किस चेंजेस के साथ मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बना, और हमने देखा कि किस तरह मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट किया जा सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए।